हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी करंट अफेयर सीरीज स्पॉटलाइट कंटिन्यू कर रहे हैं हम। 31 अक्टूबर मंथ का लास्ट डे एंड आज कुछ स्पेशल है। 31 अक्टूबर यस, सरदार वल्लभ भाई पटेल 31 अक्टूबर नेशनल यूनिटी डे, आज ही के दिन जन्म हुआ था, उनकी जयंती है और राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भारत में सेलिब्रेट की जाती है। तो यस, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। सरदार पटेल से संबंधित चीजें रिवाइज करने की कोशिश करिए इसी बहाने, ठीक है। आज आपको मैटर भी मिलेगा, इस तरह के आर्टिकल्स आपके सामने आएंगे इंटरनेट पे बार बार, तो एक रीड मारिए जरूर। हमारा जो नेशनल इंटीग्रेशन हुआ आजादी के समय, उसके लिए इनका मेजर योगदान जो है उसके बारे में पढ़िए। रियासतों के एकीकरण में क्या भूमिका थी, वीपी मेनन की क्या भूमिका थी, माउंटबेटन के साथ कैसे कोलैबोरेट किया, वो सारी चीजें आज पढ़िए आप। और आज के करंट अफेयर जो है हमारे, उसी के साथ शुरुआत करते हैं हम। आज सबसे पहले बात करेंगे इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट 2023 की। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट क्या है, सबसे पहले इसी को देखते हैं कि किसने दिया है। पहले तो डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट है तो मतलब समझ आ रहा है, स्टोरी नाम से स्पष्ट है, डिजास्टर्स से संबंधित। और दूसरी चीज इंटरकनेक्टेड, कि एक से दूसरा जब आपदा जो है कैसे एक तरह से जुड़ी हुई है एक दूसरे से, और इनका रिस्क कौन सी जगह पर कितना है, इससे संबंधित रिपोर्ट देता कौन है, UNUEHS फुल फॉर्म है इसकी, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। ये UNUEHS ये एकेडमिक आर्म है यूएन यूनिवर्सिटी की, दैट इज बेस्ड एट बॉन जर्मनी। तो कहां पर है वो ध्यान रखिएगा। पहली बात तो कब बना था ये रिपोर्ट कब से आनी चालू हुई थी, लॉन्च हुई थी 2021 में। अभी जो रिलीज हुई है वो इसका 2023 का एडिशन है और 2021 में ये रिलीज हुई थी सबसे पहली बार UNUEHS द्वारा। UNUEHS फुल फॉर्म आपको नीचे लिखी हुई है, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, एनवायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। और ये कहां पर है, बॉन जर्मनी में बेस्ड है, जर्मनी के बॉन शहर के अंदर। नोट रखिएगा इसको, यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी EHS, एनवायरमेंट एंड हेल्थ सिक्योरिटी इंस्टीट्यूट, 2021 में लॉन्च। और एनुअली हर साल एक रिपोर्ट इनकी आती है। तो ऐसी रिपोर्ट जो है आपको पूछ ली जाती है कई बार पेपर के अंदर, तो ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा इसे जरूर। सिंपल इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं, QR कोड्स ऑन फूड प्रोडक्ट्स। ये QR कोड्स क्या होते हैं, जो आप देखते हो फोन पे, गूगल पे करते टाइम पे, जो आप अपने दुकानदारों के साथ देखते हो कि वो एक छोटा सा एक होगा, एक कार्डबोर्ड सा होगा जिसके ऊपर उन्होंने चिपका रखा होगा अपना QR कोड। वही QR कोड, उसकी बात कर रहा है अभी अपना FSSAI। ये FSSAI क्या है, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। भारत में फूड को रेगुलेट करने के लिए काम करते हैं और फूड से संबंधित आपके जो भी पॉलिसीज हैं उनमें उनका एक मेजर इंटरवेंशन रहता है। अब बात यह हो रही है कि फूड पैकेट्स जो हैं आपके पैकेज फूड्स, उनके ऊपर QR कोड्स होने चाहिए कि जो उस फूड के बारे में, जो भी वो पैकेज फूड है उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको देगा। उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन का मतलब ये है कि इसके बारे में जितनी भी आपको चीजें जानने लायक होनी चाहिए कि अगर आपके हेल्थ के ऊपर इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं, क्या इसके अंदर इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और कौन कौन सा इनका इंपैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें आपको उस पैकेट के ऊपर मिलनी चाहिए। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट नहीं होनी चाहिए। ये जो स्टेप उठाया गया है, ये इसलिए उठाया गया है क्योंकि NCDs बढ़ रहे हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस। पिछली क्लास में भी हमने बात किया था इस डिसीज बर्डन के बारे में, हमने बात की थी, चर्चा की थी, डिटेल में की थी। आज हम लोग वापस इसीलिए न्यूज में है क्योंकि अब FSSAI ने, फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये कुछ रेकमेंड किया है कि QR कोड ऑन फूड प्रोडक्ट्स की इनकी रिकमेंडेशन आई है। इस बहाने से हम लोग बात करेंगे थोड़ी सी FSSAI की, थोड़ी सी QR कोड्स की, और ये फूड प्रोडक्ट्स का इशू क्या है। तो यहां पर इट शैल बी पार्ट ऑफ अ फ्रंट ऑफ पैक लेबलिंग, FOPL वार्निंग लेबल्स। आपने देखा होगा कि जो जैसे आप टोबैको प्रोडक्ट्स जो है उनके ऊपर भी ये इसी तरह की FOPL होती है, फ्रंट ऑन पैकेजिंग लेबलिंग। फ्रंट में एकदम बड़ा सा आपको जो हानिकारक है, तंबाकू सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उस तरह की चीजें आपको दिखती है उस पैकेट के ऊपर। सेम इधर फ्रंट ऑफ पैकेजिंग लेबलिंग की बात की जा रही है, फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग FOPL, ये FOPL की बात इधर की जा रही है। वार्निंग लेबल्स होंगे एक तरह से फूड के लिए। FOPL is a mandate of FSSAI since 2019 to alert and educate consumers in making an informed choice. Prepackaged foods are often high in fat, salt and sugar, which increases the risk of non-communicable diseases. NCDs का रिस्क बढ़ा देती है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया।
कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज का रिस्क बढ़ जाता है। उस वजह से ये किस वजह से बढ़ता है, ये सारी चीजें लिखी हुई है आपको। इसके अंदर फैट ज्यादा होता है, सॉल्ट ज्यादा रहता है, शुगर कंटेंट ज्यादा रहता है। तो इन सारी इंफॉर्मेशन को एक क्यूआर कोड के जरिए शेयर किया जाएगा अब आपके साथ। उस क्यूआर कोड को स्कैन करने पे आपको इनके हेल्थ इंपैक्ट्स के बारे में पता चलेगा। क्यूआर कोड इज अ टाइप ऑफ 2D मैट्रिक्स। ये बताया जा रहा है क्यूआर कोड है क्या। फर्स्ट टाइम जापान में इन्वेंट हुआ था ये 1994 में। हमें हमारे देश के अंदर पिछले कई, जैसे स्पेशली डिमोनेटाइजेशन के बाद से बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ है ये टेक्नोलॉजी। हालांकि 1994 के समय से 1994 से दुनिया में है और जापान में सबसे पहले उपयोग हुई थी। तो क्यूआर कोड के बारे में लिख लीजिए। क्यूआर कोड जापान में सबसे पहले 1994 में आ चुके थे। तो वहां सबसे पहले आए थे ये क्यूआर कोड्स जापान में। उसके अलावा एक आपको ये रिपोर्ट है क्यूआर कोड स्टैटिस्टिक्स 2022। ये जारी कौन करता है, एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम हो गया क्यूआर टाइगर। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, जो कि क्यूआर कोड की बात कर ही रहे हम, तो क्यूआर कोड स्टैटिस्टिक्स 2022 किसने जारी किया था, क्यूआर टाइगर्स द्वारा ये जारी किया गया था। याद रखिएगा, ये नाम याद रखना है आपको। प्राइवेट एंटिटी है क्यूआर टाइगर्स और इसके अंदर इन्होंने बताया था कि यूएस, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इंडिया एंड फ्रांस, दीज आर द टॉप 3 नेशन इन यूज ऑफ क्यूआर कोड्स। टॉप 3 देश जो दुनिया में सबसे ज्यादा इन क्यूआर कोड्स का उपयोग कर रहे हैं वो है अमेरिका, उसके अलावा फ्रांस और इंडिया। अमंग रेस्पोंडेंट्स 57%, ये इन्होंने कुछ सर्वे किया था, 57% scanned a food QR code, 38% wanted to see QR codes and 67% agreed that QR codes are easier, they make life easier। तो इस तरह का एक सर्वे किया गया। वो सर्वे इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस याद रखना है कि ये क्यूआर कोड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट जो है ये कौन दे रहा है, आपको याद रखना है क्यूआर टाइगर। तो क्यूआर टाइगर का नाम याद रखेंगे। उसके अलावा क्लाउड सीडिंग क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बड़ा ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्या। पहले तो बात हम लोग करते हैं न्यूज में क्यों है। न्यूज में इसलिए है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी IITM पुणे का इंस्टीट्यूट है, ये पुणे में बेस्ड है। IITM पुणे ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट इन सोलापुर कहां पर है, महाराष्ट्र में ही है, टू ब्रिंग रेनफॉल, बारिश लाने के लिए। महाराष्ट्र में किसानों की समस्या के समय पे जब ये बड़ा मुद्दा था, अभी भी है, पर अब उसके बारे में मीडिया बात इतना नहीं कर रही, लेकिन वहां पर फार्मर सुसाइड्स का एक बड़ा मुद्दा बना था पिछले कुछ सालों में। उस समय पे बात हो रही थी कि यहाँ पर नेचुरल फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, बारिश का इशू है। तो ऐसे में क्लाउड सीडिंग के ऊपर चर्चा हुई थी, पर ज्यादा उसके ऊपर बात की नहीं गई थी। अभी IITM पुणे जो है ये वापस इसी के ऊपर काम कर रहा है। सोलापुर के अंदर आर्टिफिशियल रेन या हम लोग कह सकते हैं क्लाउड सीडिंग करवाने की कोशिश की जा रही है। क्लाउड सीडिंग क्या है? इट इज द वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक दैट इंप्रूव्स द क्लाउड्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस रेन और स्नो। कोई बादल जो है उसकी एबिलिटी, उसकी कैपेसिटी बढ़ा दी जाएगी बारिश करवाने की। और इट कैन बी डन फ्रॉम ग्राउंड बेस्ड जनरेटर्स और एयरक्राफ्ट। ग्राउंड बेस्ड जनरेटर से भी हो सकता है या ऊपर हवाई जहाजों के जरिए भी करवाया जा सकता है। और क्या किया जाता है वो प्रोसेस भी आपको डिटेल में बताई जाएगी। क्लाउड सीडिंग मेथड वाज स्टार्टेड, सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, इनके बारे में कुछ फैक्ट्स जो है उनकी चर्चा कर लेते हैं, फिर पूरी प्रोसेस आपको बताऊंगा डिटेल में। 1946 में यूएसए में चालू हुई थी यूजिंग सिल्वर आयोडाइड एंड ड्राई आइस। सिल्वर आयोडाइड फॉर्मूला बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर, टाइप करके बताइए फॉर्मूला क्या है सिल्वर आयोडाइड का। ड्राई आइस टू इंप्रूव द क्रिएशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स इन क्लाउड्स। क्लाउड्स के अंदर आइस क्रिस्टल्स तैयार करेंगे और उसके माध्यम से बाद में बारिश करवाई जाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले ये अपना सिल्वर आयोडाइड यूज किया गया था और ड्राई आइस यूज किया गया था यूएसए द्वारा। कब किया गया था वो भी आपको दिख रहा है पीछे साफ एकदम स्पष्ट। 1946 के क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी सक्सेसफुली आ चुकी है, उस समय से ही आ चुकी है। टाइनी कैसे काम करता है, ये वर्किंग प्रोसेस क्या है इसकी। टाइनी न्यूक्लियाई is introduced into certain types of self-freezing clouds। आइस का न्यूक्लियाई जो है नाभिक एक तरह का, वो इनके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा बादलों के अंदर, और उसके माध्यम से बाद के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होगी उससे आपको अल्टीमेटली बारिश करवाने में सहायता मिलेगी। दिस न्यूक्लियाई प्रोवाइड अ बेस फॉर स्नोफ्लेक्स टू फॉर्म व्हिच ग्रो एंड फॉल फ्रॉम द क्लाउड्स बैक टू द सरफेस ऑफ द अर्थ। उस क्लाउड न्यूक्लियाई, आइस न्यूक्लियाई के अराउंड जो है स्नोफ्लेक्स इकट्ठी होगी, वहां से उसका जो हम लोग कह सकते हैं कि
एक वहां से वो ग्रो होगा और फिर अल्टीमेटली उसका साइज बढ़ते बढ़ते वो फॉल ऑन अर्थ, वो बाद में पृथ्वी के ऊपर गिरेगा बारिश के रूप में। हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग क्या होती है? इसमें इट डिस्पर्सेस सॉल्ट पार्टिकल्स टू स्पीड अप द ड्रॉपलेट कोलिशंस इन लिक्विड क्लाउड्स टू प्रोड्यूस लार्ज ड्रॉपलेट्स टू स्टार्ट प्रेसिपिटेशन। बेसिकली हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग के अंदर होगा क्या कि सॉल्ट पार्टिकल्स घुसाए जाएंगे उन बादलों के अंदर, जिससे ये जो प्रक्रिया जो है ड्रॉपलेट्स के इकट्ठा होने की वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, और इनका साइज जब इतना बड़ा हो जाए कि ग्रेविटी जो है ज्यादा उन पे स्ट्रांग लगने लग जाए, वो नीचे की तरफ आएंगे, पृथ्वी पर बारिश के रूप में गिरेंगे। और दूसरा एक और लिखा गया है ग्लेशियोजेनिक क्लाउड सीडिंग। इसके अंदर क्या है? इट डिस्पर्सेस आइस न्यूक्लियाई टू ट्रिगर आइस प्रोडक्शन इन सुपर कूल्ड क्लाउड्स लीडिंग टू प्रेसिपिटेशन। यहां पर भी सेम उसी तरह से यहां उसको आइस न्यूक्लियाई को एक आइस प्रोडक्शन को ट्रिगर करने के लिए यूज में लेते हैं, जिससे जो हमारे बादल जो है उनमें ठंडापन बढ़ाया जाएगा, एक तरह का हाई प्रेशर एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा, और जिससे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर के ऊपर वो क्लाउड जो है अल्टीमेटली आपको बारिश के लिए बाध्य कर देगा, वहां से बारिश की कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी। यहां पर इस तरह से एयरक्राफ्ट के जरिए ये आपको दिख रहा है कि जो केमिकल कंपाउंड, एज एग्जांपल मैंने बताया पीछे सिल्वर आयोडाइड का एग्जांपल लिया था, तो वो इस तरह से बादलों में छिड़काव किया जाता है, वहां से फिर ये वाटर वेपर कंडेंस होगी यहां पर, और अल्टीमेटली लिक्विड H2O बारिश के रूप में नीचे गिर जाता है। तो ये एक तरह का स्कीमेटिक डायग्राम है जो आपको इजीली समझने में सहायता करेगी। कैपेक्स फेज 4 ये क्या है? क्लाउड एरोसोल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। इसी से रिलेटेड, क्लाउड सीडिंग से रिलेटेड ही was a scientific investigation conducted in the Solapur city by IITM to investigate the efficacy of hygroscopic seeding in deep convective clouds and to develop a cloud seeding protocol. IITM पुणे ने जो IITM पुणे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट पुणे द्वारा ये जो काम किया गया सोलापुर सिटी के अंदर, उसी एक्सपेरिमेंट का नाम आपको इधर लिखा गया है कैपेक्स, CAIPEEX। फुल फॉर्म आप इसके साथ नोट कर लीजिएगा, क्लाउड एरोसल इंटरेक्शन एंड प्रेसिपिटेशन एनहांसमेंट एक्सपेरिमेंट। फेज 4 है इसका। इसके दौरान सोलापुर के अंदर IITM ने ये एक्सपेरिमेंट किया है। आगे बढ़ते, एक वर्षाधारे प्रोजेक्ट और था एक पुराना, वो भी इसी से रिलेटेड था। इट वाज अ क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटक गवर्नमेंट। वर्षाधारी प्रोजेक्ट जो था ये कर्नाटक सरकार का था, तो कर्नाटक सरकार के साथ नोट कर लीजिएगा। वर्षाधारी प्रोजेक्ट कर्नाटक सरकार का एक स्पेशल प्रोग्राम था, किससे लिए? क्लाउड सीडिंग के लिए ही था, टू एनहांस द अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द क्लाउड्स टू जनरेट मोर रेन। बारिश करवाने के लिए ही ये वाला भी प्रोग्राम था। आगे बढ़ते हैं, FATS फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। न्यूज में हर बार, न्यूज में कई बार आप देखा होगा ये चीज कि पाकिस्तान का नाम दे देते होते हैं ये अपनी लिस्ट के अंदर, उस वजह से न्यूज में रहते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे FATF कौन सी लिस्ट में पाकिस्तान को अभी डाले हुए। ये एक्चुअली एक लिस्ट जारी करते हैं जिसके अंदर अलग अलग कलर कोडिंग की हुई है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का काम यह है कि वो आपको ये बताएंगे कौन सी कंट्रीज, कौन से देश इन्वेस्टमेंट के लिए उपयुक्त है या कौन से नहीं है, कहां पर एनवायरनमेंट जो है वो इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं है। इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं होने का मतलब ये होता है जैसे टेररिस्ट एक्टिविटीज जहां पर होंगी, तो ऐसी जगह पर आपने अगर इन्वेस्टमेंट करके अपने प्लांट्स खड़े भी कर दिया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बना भी दिया, तो ऐसे एक्टर्स जो इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है उन एक्टर्स द्वारा आपको हार्म पहुंचाया जा सकता है कि आप कंपटीशन के अंदर आपको नुकसान पहुंचे, वो कंपनी के ऊपर, किसी भी बिजनेस के ऊपर रहता है। लेकिन इस तरह के एक्टर्स का मतलब यहां पर हो गया कि जो काम कर रहे हैं, जो अलग अलग कारक हैं, उन कारकों की बात कर रहा हूं कि जो आपके आतंकवादी कारक जो होंगे वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाएंगे, जिससे कंपनीज को नुकसान होगा। और अल्टीमेटली ऐसा इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है उसी के ऊपर बात आएगी कि ऐसी कंट्रीज में इन्वेस्टमेंट किया ही क्यों जाए। ये काम आसान बनाता है FATF। ये रिकमेंडेशन देता है कि कौन सी कंट्रीज इन्वेस्टमेंट के लिहाज से उपयुक्त है, तो FATF की लिस्ट आती है। अब यहां पर FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर FATF की ग्रे लिस्ट में से केमन आइलैंड्स अलोंग विद पनामा, जॉर्डन एंड अल्बानिया वर रिमूव्ड फ्रॉम द FATF ग्रे लिस्ट। पहले थे ये केमन आइलैंड, पनामा और जॉर्डन और अल्बानिया, ये कंट्रीज, अब इनको यहां से निकाला गया, ग्रे लिस्ट से निकाला गया। तो ये याद रखेंगे एक तो चीज कि ग्रे लिस्ट से रिसेंटली, क्योंकि जो रिमूव हुआ है उसका नाम आप याद रख सकते हैं कि केमन आइलैंड्स रिमूव हुआ है। केमन आइलैंड्स की लोकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसलिए मैप के अंदर इधर लगा के भी लाया हूं मैं। ये आपको दिख रहा है केमन आइलैंड्स। इसके अराउंड आपको अगर विजिबल है चीजें, तो ये अपना USA है, कौन सा? नॉर्थ अमेरिका,
महाद्वीप में यूनाइटेड स्टेट्स दिख रहा है आपको, उसके नीचे ये गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको देश, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको। इधर आपको नीचे जब आप साउथ अमेरिका की तरफ जाओगे, बीच में आपको पड़ता है ये केमन आइलैंड्स। इधर क्यूबा भी है आसपास, हाइती भी है, जमैका है, निकरागुआ है, उस तरह के ये सारे आइलैंड कंट्रीज के नाम याद रखेंगे। केमन आइलैंड स्पेशली याद रखेंगे, टैक्स हेवन के रूप में जाना जाता था इसको, केमन आइलैंड। और केमन आइलैंड का याद रखोगे लोकेशन भी, और उसके अलावा उसको ग्रे लिस्ट से हटा दिया गया FATF द्वारा। FATF की मेंटेन करता है दो तरह की लिस्ट, उनमें एक है ब्लैक लिस्ट। ब्लैक लिस्ट का मतलब यह है कि कंट्रीज नोन एज नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज, NCCTs, नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज और टेरिटरीज that are put in the blacklist, and these countries support terror funding and money laundering activities. टेरर फंड, वही बात कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करना उपयुक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि टेरर फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के इश्यूज है यहां पे। उसके अलावा एक ग्रे लिस्ट और है, कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग आर पुट इन द FATF ग्रे लिस्ट। तो यहां पर ग्रे लिस्ट जो है उसका थोड़ा दबाव कम है उस पर, कि कंट्रीज दैट आर कंसिडर्ड सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ऊपर जो है ये सपोर्ट कर रही है डायरेक्टली, और यहां पर ये बस सेफ हेवन कंसीडर की जा रही है कि जहां से काला पैसा होके जा रहा है। भारत में भी जब ब्लैक मनी मेजर एक इशू इलेक्शन के टाइम पे बनी जाता है अपने देश में। इलेक्शन के टाइम पे जब ये बना था तब केमन आइलैंड्स का भी नाम आया था कई बार। केमन आइलैंड्स की अब यही चीज है कि ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया है। हालांकि ग्रे लिस्ट में कौन से कंट्रीज है कि जो एक सेफ हेवन प्रोवाइड करवाते हैं, और उसके अलावा ब्लैक लिस्ट जो होगी वो उससे और ज्यादा सीवियर हो गई, जो इनको डायरेक्टली टेरर फंडिंग के लिए सपोर्ट कर रही है। ऐसी कंट्रीज, पाकिस्तान का नाम इन्हीं के आसपास दिखता है अपने को। उसके अलावा द इंक्लूजन सर्व्स एज अ वार्निंग टू द कंट्री दैट इट मे एंटर द ब्लैक लिस्ट। यस, ग्रे लिस्ट का काम यही है कि पहले ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, और ग्रे लिस्ट एक वार्निंग का काम करती है कि आपको ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, तो अपनी आदतें सुधारिए, अपनी रेगुलेशन सुधारिए और टेरर फंडिंग के खिलाफ काम करिए। कैज़िंड 2023 नाम से स्पष्ट हो रहा होगा, कजाकिस्तान इंडिया, कजाकिस्तान और इंडिया के बीच की, कजाकिस्तान भारत के बीच की आर्मी एक्सरसाइज है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड कजाकिस्तान। ध्यान रखिएगा नाम, ये इस तरह के मिलिट्री एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। द 7th एडिशन ऑफ दिस एक्सरसाइज विल टेक प्लेस इन ओटार, कजाकिस्तान में होने वाला है, जो 2023 का एडिशन है इसका। तो ओटार कहां पर है याद रखिएगा, कजाकिस्तान पे है। और कजाकिस्तान कहां पर है देखिएगा, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, सर्च करिए, गूगल सर्च करिए सेंट्रल एशियन कंट्रीज या मिडिल एशियन कंट्रीज किनको बोला जाता है, जाइएगा गूगल मैप पे आपको दिखेंगे, एक गुच्छा दिखेगा कई कंट्रीज का, उनकी लोकेशन याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कजाकिस्तान आपको कजाकिस्तान में अक्टूबर से नवंबर 2023 के बीच ये ऑर्गेनाइज करवाई जा रही है अपनी कजाकिस्तान इंडिया के बीच की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज। 2016 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, और ओरिजिनल नाम इसका था प्रबल दोस्तिक। प्रबल दोस्तिक ओरिजिनल नाम था, तो ये प्रबल दोस्तिक भी इसी को बोला जाता था, प्रबल दोस्तिक। प्रबल दोस्तिक नाम का नाम भी दिया गया था इसको ओरिजिनली, वो भी आप याद रखेंगे। इसके अलावा लेटर इट वाज अपग्रेडेड टू अ कंपनी लेवल एक्सरसाइज नेम्ड एज एक्सरसाइज कैज़िंड। इसको बाद में थोड़ा और अपग्रेड कर दिया गया, इसमें कंपनी लेवल एक्सरसाइज हो गई है। ओरिजिनली इसको प्रबल दोस्तिक के रूप में इंट्रोड्यूस किया था, मिलिट्री लेवल ही थी। यहां पर जब ये एक्सरसाइज कैज़िंड बनी तब भी ये मिलिट्री लेवल ही थी, लेकिन दिस ईयर द एक्सरसाइज हैज बीन फर्दर अपग्रेडेड टू अ बाई सर्विस एक्सरसाइज। बाई सर्विस मतलब अब दो तरह की इंडियन आर्म्ड फोर्सेस की यूनिट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। एक तो मिलिट्री कर रही है, थल सेना, और दूसरा एयरफोर्स, भारत की वायु सेना भी पार्टिसिपेट कर रही है। तो अब ये ध्यान रखिएगा, बाई सर्विस एक्सरसाइज हो गई है, तो भारत के एयरफोर्स यानी वायुसेना प्लस थल सेना दोनों भाग लेगी, वायुसेना प्लस थल सेना दोनों भाग लेगी इसके अंदर, वो याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हैं अपने कैज़िंड के अलावा मेमोरियल्स फॉर इंडियन सोल्जर्स इन बांग्लादेश। ये एक मेमोरियल बनाया गया और पहली बार बन रहा है इंडियन सोल्जर्स के लिए बांग्लादेश में। कौन से इंडियन सोल्जर्स? जिन्होंने बांग्लादेश को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई थी 1971 के बांग्लादेश वॉर में। तो बांग्लादेश इज बिल्डिंग इट्स फर्स्ट मेमोरियल टू ऑनर इंडियन सोल्जर्स हु सैक्रिफाइस्ड देयर लाइव्स इन लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई 1971 की, उस लड़ाई के दौरान जो भारतीय सैनिक शहीद हुए उनके लिए बांग्लादेश के आशागंज, ये नोट कर लीजिएगा जगह का नाम, आशागंज बांग्लादेश, आशागंज
बांग्लादेश में वॉर मेमोरियल बनाया जा रहा है भारतीय सैनिकों को ट्रिब्यूट देने के लिए। द फाउंडेशन फॉर दिस मेमोरियल वाज लेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना इन 2021। ये तो चलो ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कहां पर बन रहा है ये याद रखिएगा, पहला है इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा आपको। आशागंज में बनाया जा रहा है। 2021 मार्क्स द गोल्डन जुबली ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश एंड द बर्थ सेंचुरी ऑफ द फादर ऑफ द नेशन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। 2021 में ये फाउंडेशन क्यों लीड किया था? क्योंकि 50 साल हो गए थे बांग्लादेश को बने हुए 1971 से 2021 के बीच। तो ये 50 साल गोल्डन जुबली के रूप में मनाए गए और एक वॉर मेमोरियल की घोषणा की गई थी, जिसकी नींव रखी गई थी, जो बन के अब तैयार हुआ है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, इनका नाम भी याद रखिएगा। इनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। क्यों बोला जाता है बांग्लादेश में राष्ट्रपिता बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने ही लीड किया था, भारत ने भी इनको सपोर्ट किया, खूब सपोर्ट किया। मुक्ति वाहिनी, मुक्ति वाहिनी सर्च करिए क्या है मुक्ति वाहिनी, आज सर्च करिएगा जाके मुक्ति वाहिनी क्या है। तो इंडिया का सपोर्ट था अच्छा खासा 1971 वॉर में उसमें, और इंडिया के आर्मी जनरल उस समय थे सैम मानेकशॉ, वो भी गड़े आजकल वापस न्यूज में, क्योंकि उनके ऊपर एक मूवी आ रही है। इस तरह की चीजें आपको देखनी चाहिए कि आपको कई बार क्या होता है कि बुक्स में ही सारा नॉलेज नहीं होता, कुछ आपके ऑब्जर्वेबल नॉलेज भी होती है और वो आपको इधर ऐसे सोर्सेज से मिलती है। कुछ मूवीज वगैरह आए तो उनको देखा करिए। हाँ ठीक है, उनके अंदर कुछ चीजें मिथ भी होती है, कुछ झूठ भी होता है, पर वो झूठ हम लोग पकड़ सकते हैं आसानी से जब भी बाद में किताब पढ़ते हैं, और इंटरेस्ट भी आता है तो, लेकिन देखनी चाहिए, एक बार देखने में क्या अर्थ है। और मुजीबुर रहमान 50 years of establishment of diplomatic relations between India and Bangladesh। 1971 में आजाद हुआ, बांग्लादेश बनाया गया, जहां पहले हुआ करता था ईस्ट पाकिस्तान यानी पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान की जगह पर बांग्लादेश बनाया गया। भारत ने पूरा सहयोग किया। एज अ रिजल्ट भारत और बांग्लादेश के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम हुए आज तक बड़े अच्छे से चल रहे हैं। बीच बीच में ठीक है, हर संबंध में थोड़ी बहुत खटास आती है, उनके बीच में भी हुई है, भारत बांग्लादेश के बीच में भी कुछ इश्यूज रहे हैं, लेकिन 50 साल पूरे हुए 2021 में, और उसी को कमेमोरेट करते हुए इधर ये वॉर मेमोरियल चालू किया गया था आशागंज के अंदर, और अब वो बनकर तैयार हो गया है। तो याद रखिएगा, ये था हमारा आज का लास्ट करंट अफेयर। आगे इस वीडियो का जो पीडीएफ है आपको ये मिल जाएगा सृष्टि क्लासेस नोहर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जाइए एक्सप्लोर करिए, देखिए इस टेलीग्राम चैनल को हमारे, वहां पर और भी आपको यूजफुल कंटेंट मिलेगा। और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।